अनाज का एक छोटा सा दाना एक पहाड़ की बराबरी भी कर सकता है। इस बौद्ध मुहावरे को एक गरीब घर के लड़के ने इस कदर माथे लगाया कि महज 41 साल की उम्र में ही एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसने सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, वीवो तो छोड़ दीजिए, एप्पल तक को पछाड़ दिया। एक ब्रांड जो एंटी चाइना सेंटीमेंट के बीच मेरठ के एक इंजीनियर की मदद से भारत में आता है और इसकी पहली ही सेल फ्लिपकार्ट को क्रैश करा देती है। एक ब्रांड जिसने सस्ते चाइनीज फोन को लेकर जनता के मन में आग्रह तोड़ा, यह साबित किया कि चीन से ऐसे फोन निकल सकते हैं जो फीचर्स के मामले में आईफोन जैसे बड़े ब्रांड को भी एक बार को टक्कर दे दे, लेकिन कीमत ऐसी कि हर कोई खुशी खुशी उन्हें अपनी जेब में रख सकता है। हम बात कर रहे हैं शाओमी की। साल 2018 से 2020 तक इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर चीन से आई शाओमी की ऐसी पकड़ थी जैसी नोकिया या सैमसंग सोच भी नहीं सकते थे। लग रहा था कि शाओमी अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खा जाएगी। माइक्रोमैक्स और लावा जैसे देसी ब्रांड्स के साथ तो ये हो भी चुका था, लेकिन तभी प्रवर्तन निदेशालय माने ईडी की नजर कंपनी के खातों पर पड़ गई। 5,551 करोड़ रुपए जब्त कर लिए जाते हैं। भारत में कंपनी के सीईओ इस्तीफा दे देते हैं और एक धूमकेतु की तरह उरूज तक पहुंची शाओमी नेपथ्य में जाने लगती है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव, जिसमें आज कहानी शाओमी के डाउनफॉल की। शाओमी की कहानी दरअसल शाओमी चलाने वालों की कहानी है और ये कहानी शुरू होती है 1969 से। चीन के पास आकार था, आबादी थी, लेकिन नए नए आजाद हुए तमाम मुल्कों की तरह चीन भी पिछड़ा ही था। ऊपर से माओ पर क्रांति की सनक सवार थी। सब पवित्र कर देंगे कि लीक पर चल रहा चीन खुद से ही भिड़ गया था। इसी माहौल में हुबेई के एक पिछड़े गांव शियांटो में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया लेई जून। लेई की दिलचस्पी बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, लेकिन टीचर पिता की सैलरी 50 रुपए मासिक के अल्ले पल्ले थी। उसने घर की पुरानी चीजों को ही खोलना और बंद करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे आपके घर में बच्चे करते हैं। एक दिन उसने 2 बैटरी, तार के कुछ टुकड़े और लकड़ी का एक बक्सा, इन सब को मिलाकर एलईडी से जोड़ा और जोड़कर अपने गांव का पहला इलेक्ट्रॉनिक लैंप बनाया। इसी लैंप से वो हर शाम अपनी मां की मदद भी करने लगा। गांव वालों ने कहा कि लड़का तो बड़ा स्मार्ट है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लेई वुहान यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने चले गए। इंजीनियरिंग हो गई तो 1992 में किंगसॉफ्ट नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन भी कर ली। लेई एक महत्वाकांक्षी इंजीनियर थे। वो 9 से 5 की नौकरी नहीं बजाते थे तो 6 साल में कंपनी के सीईओ भी बन गए। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया डिजिटल युग की तरफ पांव बढ़ा रही थी। कंप्यूटर्स, कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तमाम विधाओं की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। किंगसॉफ्ट में काम करते हुए लेई ने साल 2000 में ऑनलाइन बुक स्टोर joyo.com तैयार किया। 2004 में इसे अमेज़न को 75 मिलियन US$ में बेच दिया। करीब 16 सालों तक नौकरी करने के बाद लेई ने सेफ्टी रीजन का हवाला देते हुए साल 2008 में किंगसॉफ्ट को छोड़ दिया। कंपनी छोड़ने के बाद लेई ने सोचा कि अब वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो लोगों को अच्छी टेक्नोलॉजी किफायती दामों पर दे सके। इसी थॉट के साथ उन्होंने शाओमी को जन्म दिया। लेई ने गूगल और मोटोरोला में काम कर रहे अपने 5 दोस्तों के साथ ये आइडिया शेयर किया। सब ने अपनी अपनी कंपनियों से रिजाइन किया और 6 अप्रैल 2010 को शाओमी की शुरुआत की। मैंड्रीन में शाओमी का मतलब होता है छोटा चावल या बाजरा। शॉर्ट फॉर्म में इसे एमआई कहा गया। इस एमआई का मतलब क्या है? कंपनी इसके 2 अर्थ बताती है। पहला मोबाइल इंटरनेट और दूसरा मिशन इम्पॉसिबल। दोनों अर्थों को कंपनी ने सार्थक भी किया है। अगस्त 2010 में शाओमी ने अपना पहला प्रोडक्ट बाजार में उतारा था, लेकिन यह प्रोडक्ट वो नहीं था जिसके लिए शाओमी को आज जाना जाता है। मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने वाली कंपनी ने बाजार में सबसे पहले अपना सॉफ्टवेयर उतारा था। नाम था MIUI। ये वो दौर था जब एप्पल के बाद सैमसंग जैसे ब्रांड्स मार्केट में अपने स्मार्टफोन उतार चुके थे।
लेकिन उनका यूजर इंटरफेस उतना खास नहीं था। यूजर इंटरफेस माने आपके फोन के अंदर के सारे एप्स वगैरह कैसे दिखेंगे, कैसे काम करेंगे। उस दौर के फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम उतने एडवांस नहीं थे। वहीं चाइनीज लॉ के चलते गूगल की कई सर्विसेज चाइना में बैन हो रखी थी, इसलिए गूगल का एंड्रॉइड भी यहाँ ऑफिशियली काम नहीं कर रहा था। जो कर रहा था वो इतना भी रिफाइंड नहीं था कि स्मार्टफोन में नए फीचर्स को ला सके। इसी कमी को देखते हुए Xiaomi ने MIUI नाम से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खास वर्जन तैयार किया। Xiaomi का ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोगों को खूब पसंद आया। दिखने में बाकियों से अलग था, इस्तेमाल करने में आसान और हर यूजर को अपने सिस्टम को अपने हिसाब से कस्टमाइज करने का ऑप्शन इसे और खास बना रहा था। ये सब कुछ उस दौर के बाकी फोन के सिस्टम से गायब थे। जाहिर सी बात थी कि उस वक्त उन ब्रांड्स का फोकस अपने स्मार्टफोन को स्मूथ बनाने से ज्यादा फीचर से लोडेड करना था। पर Xiaomi जो कि बस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रही थी, वो इसे और बेहतर बनाने में लगी थी। Xiaomi को इस स्ट्रैटेजी का फायदा मिला और लोगों को ये बहुत पसंद भी आया। इतना कि महज कुछ समय में ही लाखों करोड़ों यूजर्स इसका इस्तेमाल करने लगे। यहां से Xiaomi जो एक गुमनाम सी कंपनी थी, उसकी पहचान टेक एंथुसियास्ट के बीच बन गई। MIUI को लाने के बाद लेई को भी लगा कि इतने से काम चल जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने समझा कि जिस टेक रिवॉल्यूशन की वो कल्पना कर रहे हैं वो बस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उन्हें सुटेबल हार्डवेयर भी चाहिए। माने मोबाइल को चलाने वाले सिस्टम के लिए सही से काम करने वाला मोबाइल भी होना चाहिए, वो भी उस दाम में जितने में लोग आसानी से उसे खरीद सकें। ये बात लेई को बहुत जल्द समझ आ गई। फिर क्या हुआ? Xiaomi का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI लाने के अगले ही साल लेई जुन ने अगस्त 2011 में Xiaomi का पहला स्मार्टफोन Mi 1 लॉन्च किया। अब फोन तो लॉन्च हो गया, पर सबसे बड़ा चैलेंज था उस मार्केट में इसे चलाना जहां बड़ा शेयर एप्पल और सैमसंग जैसे कंपनीज के पास था। स्मार्टफोन के इस फेज में भले ही नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे ब्रांड धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन चीन का ही BBK ग्रुप Xiaomi के लिए एक बड़ा चैलेंज था। BBK ग्रुप के ओप्पो, वीवो, OnePlus जैसे फोन चीन में ही बन रहे थे और खूब बिक भी रहे थे। ये फोन बजट सेगमेंट में भी थे और प्रीमियम सेगमेंट में भी, और चाइना के पास अपना नॉक ऑफ मार्केट तो था ही। ये क्या होता है? नॉक ऑफ कंपनीज या नॉक ऑफ मार्केट माने ऐसी कंपनियां जहां महंगे ब्रांड्स की सस्ती कॉपी आसानी से बनती और बिकती है। आपने भी देखा होगा कि आज कोई बड़ी कंपनी कोई फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लॉन्च करती है तो उसके कुछ ही दिन के अंदर लोकल चाइनीज कंपनी उसका सेम टू सेम लुक अलाइक मॉडल बेहद कम दाम में आपको परोस देती है। यह सिलसिला तब भी खूब चल रहा था। ऐसी स्थिति में Xiaomi का अपना मार्केट बनाना एक बड़ा चैलेंज था। सवाल यह भी था कि जिस मार्केट में बजट और प्रीमियम फोन्स के लिए पहले से ही ऑप्शन हो, वहां कोई नए प्लेयर पर भरोसा कैसे करेगा। लेकिन लेई जुन ने यह रिस्क उठाया। अपने UI से Xiaomi ने अपने कस्टमर बेस तो बना ही लिए थे, अब बस उस बेस को अपने UI के साथ साथ अपना फोन भी बेचना था। लेकिन कैसे? 2010 का दशक स्मार्टफोन वॉर का दशक था। सारी दिग्गज कंपनियां अपने अपने फोन को बेहतर बनाने और मार्केट में डोमिनेट करने के लिए लगी हुई थी। इसी दौर में ऑनलाइन शॉपिंग वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सेल बढ़ने लगी थी। Xiaomi ने इस मौके का फायदा उठाया और अपना पूरा फोकस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ही रखा। Xiaomi के फोन्स में प्रीमियम फोन वाले फीचर्स थे, वैसे फीचर्स जो उस प्राइस रेंज से 2 से 3 गुना ज्यादा वाले फोन में बिकते थे। एप्पल जैसे फीचर वाला फोन Mi ने उससे आधे से भी कम दाम में दे दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब हुआ इसलिए क्योंकि Xiaomi ने एक ट्रिक आजमाई। प्रीमियम फीचर्स वाला फोन बनाया और उसे कम रेट में मार्केट में उतारा। कई रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा गया कि अमेरिकन जितना पैसा एक सैंडविच खाने में खर्च कर देते हैं, बस उतने ही प्रॉफिट मार्जिन में Xiaomi अपने फोन बेच रही थी। उसका फोकस फोन से प्रॉफिट बनाना बिल्कुल नहीं था। Mi ने पैसे बनाने के लिए अपने MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर ध्यान दिया। आपने भी ध्यान दिया होगा कि आपके Mi फोन्स में जिसमें भी MIUI का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कुछ ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं और कुछ ऐप्स को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे ही सही
पर एड्स दिखाए जाते हैं। इन्हीं एड से Xiaomi ने कमाई की। इनके अलावा फोन को फ्रेश लुक देने के लिए पेड थीम्स और वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन दिया, जिसे लोगों ने पसंद भी किया और इस्तेमाल करने के लिए पैसे भी खर्च किए। और रही बात सस्ते दाम में फोन देने की, तो उसमें भी लेई जुन ने दिमाग लगाया। लेई ने देखा कि अगर वो अपने फोन्स को ऑनलाइन बेचते हैं तो इससे रिटेल स्टोर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मिडलमैन को जाने वाला पैसा बच जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑफलाइन मार्केट में अपने फोन्स उतारे ही नहीं, केवल ऑनलाइन ही बेचना शुरू किया। ऐसा करने से कस्टमर को फोन काफी कम दाम में मिलने लगा। लेकिन यह भी सिंपल नहीं था। ऐसा तो उस दौर की बाकी कंपनीज भी कर रही थी। फिर Xiaomi ने क्या अलग किया? ऑनलाइन बिजनेस के लिए Xiaomi ने फ्लैश सेल का तरीका अपनाया, माने एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड नंबर ऑफ फोन को बेचने का एक प्रोग्राम। ऐसा करने से लोगों में फोन को खरीदने और पहले खरीदने की एक्साइटमेंट बढ़ी और सेल शुरू होते ही कुछ ही सेकंड के अंदर सारे फोन बिक भी जाते थे। बिना ज्यादा ऐड के Xiaomi ने टेक एंथुसियास्ट के जरिए अपनी मार्केटिंग की। जो लोग कम बजट में अच्छे फोन्स के शौकीन थे, उन लोगों में इस फोन ने अपनी खास जगह भी बनाई। देखते ही देखते Xiaomi के पहले ही फोन ने ऐसा क्रेज बनाया कि एक साल में ही उसने 14 लाख फोन बेच दिए। MI के बाद MI2 आया और इसने 10 महीने के अंदर ही 1 करोड़ से ज्यादा की सेल की। प्रोडक्ट बनाकर बेचने के मामले में Xiaomi देर से बाजार में आई, लेकिन उन्होंने एक तिगड़म भिड़ाई। प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो ग्राहक और निर्माता के बीच बातचीत विरले ही होती है। Xiaomi ने इसे बदल दिया। ग्राहक इकट्ठे करने के साथ साथ Xiaomi ने एक कम्युनिटी बिल्ड की। कम्युनिटी माने एक समूह जिसके लोग एक धागे से बंधे हों। लोगों को फैन और फैमिली के जैसे ट्रीट करना, वैसे ही जैसे OnePlus अपनी रेड क्लब कम्युनिटी बनाकर करती है। उनके मीटअप्स कराती है, क्रिसमस पार्टीज में ले जाती है, दूसरी कई सोशल एक्टिविटीज कराती है। लोगों को गेम खिलाए जाते हैं और जीतने वालों को कंपनी के ही प्रोडक्ट्स का ऑफर कूपन दे दिया जाता है। मोबाइल फोन की दुनिया में यह मार्केटिंग का एक बेहद नायाब तरीका था। 2013 तक Xiaomi के फोन चाइना के मार्केट में अपनी अच्छी खासी जगह बना चुके थे, लेकिन लेई जुन यही नहीं रुकने वाले थे। उनका सपना था कि वो एक ऐसी चाइनीज कंपनी खड़ा करें जो चीन को इंटरनेशनल अपील और रेस्पेक्ट दिला सके। इस सपने को पूरा करने के लिए लेई ने साल 2013 में ही गूगल के एंड्रॉयड डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट वाइस प्रेसिडेंट ह्यूगो बारा को हायर किया। ह्यूगो का Xiaomi ज्वाइन करना भी Xiaomi के लिए एक बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी साबित हुई, क्योंकि जब किसी बड़े ब्रांड का बड़ा पद का इंसान किसी दूसरे कंपनी में जाता है तो उस नई कंपनी के लिए लोग क्यूरियस हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस नई कंपनी में जरूर कोई बात है, तभी बड़े बड़े लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं। मार्केटिंग की दुनिया में भी ये एक तरह का प्रमोशन माना जाता है। ह्यूगो की जिम्मेदारी थी कि वो Xiaomi को चाइना के मेन लैंड से बाहर ले जा सके, और उन्होंने ऐसा किया भी। अगले ही साल Xiaomi ने चीन से बाहर अपना पहला इंटरनेशनल हेडक्वार्टर सिंगापुर में खोला और फिर धीरे धीरे यह सिलसिला 100 से भी ज्यादा देशों में फैल गया। साल 2013 में ही Xiaomi ने 18.7 मिलियन स्मार्टफोन्स बेचे और चीन का 5th मोस्ट यूज्ड स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। अपने पीक मोमेंट पर आने के बाद Xiaomi का ग्लोबल मार्केट में 13% का शेयर था। रैंक के हिसाब से देखें तो दुनिया भर में एप्पल और सैमसंग के बाद तीसरे नंबर पर Xiaomi के फोन्स थे। ह्यूगो ने ही लोगों की एक बड़ी समस्या Xiaomi के नाम को लेकर भी खत्म की। Xiaomi, जिसे लोग अब तक Xiaomi या फिर बस MI बोलते थे, ह्यूगो ने उन्हें आसान भाषा में इसका असली प्रोनाउंसिएशन सिखा दिया। कैसे? एक मीटअप के दौरान ह्यूगो ने देखा कि लोग कंपनी का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने लोगों को इसका नाम लेने का सही तरीका ही सिखा दिया। ह्यूगो ने कहा कि इसे शो मी के जैसे बोलो, लेकिन शो को ऐसे बोलो जैसे कि ये शावर में बोला जाता है। माने शावर से शाव और MI का MI है ही। ये ट्रिक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, क्योंकि लोगों को ये नाम लेने में भी दिक्कत आती थी। आपको भी आती होगी। आप इसे किस नाम से बुलाते थे या बुलाते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। खैर, आते हैं अपने मुद्दे पर। साल 2014 तक Xiaomi ने 1.1 बिलियन US$ की वैल्यूएशन को पार कर लिया, और ऐसा करने के बाद चाइना की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट टेक कंपनीज में से एक Xiaomi बन गई।
इसके बाद चाइना के बाहर भी Xiaomi का बाजार तेजी से बढ़ने लगा, इंडिया में भी, इतना कि रतन टाटा तक ने Xiaomi में स्टिक्स खरीदे। इसी दौर में Xiaomi का गोल्डन फेज शुरू हो चुका था। इसके बाद कंपनी का क्या हुआ, यह जानने से पहले उस कहानी को भी जान लीजिए जब Xiaomi इंडिया में आती है। साल 2008 में भारत में स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ। तब ऑनलाइन बिजनेस के साथ फोन का भी बाजार फोन से ही ग्रो कर रहा था। माने ई कॉमर्स के ज्यादातर काम स्मार्टफोन से ही होने शुरू हो चुके थे। बिजनेस के इस बदलते दौर में मेरठ के एक लड़के को कुछ अलग करने की चाह थी। आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले मनु जैन ने 2011 में 3 लोगों के साथ मिलकर Jabong.com नाम से एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। यहां खास तौर पर कपड़े, जूते, फैशन एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचे जाते थे। मनु ने इस बिजनेस में नोटिस किया कि लोग उनके साइट तक आने के लिए फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो फोन कुछ खास नहीं थे। मनु को तब समझ में आया कि अगर ई कॉमर्स के बिजनेस को और भी बेहतर बनाना है तो फिर उससे पहले फोन इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस लाने जरूरी हैं। सो मनु का फोकस अब स्मार्टफोन के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगा। फिर साल 2013 के अल्ले पल्ले मनु चीन जाते हैं। वहां एक पब्लिक मीटिंग में उनकी मुलाकात होती है Xiaomi के फाउंडर एंड सीईओ लेई जून से। उधर लेई को दिलचस्पी थी किसी ऐसे आदमी में जो भारतीय बाजार में Xiaomi को लॉन्च कर सके। इधर मनु को दिलचस्पी थी किसी मोबाइल ब्रांड के साथ काम करने की। दोनों की दिलचस्पी एक दूसरे के फायदे की थी। सो Jabong से भारतीय बाजार को समझ चुके मनु को लेई जून ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसे मनु ठुकरा न सके। ऑफर इंडिया में Xiaomi को लॉन्च करने का। हालांकि ऑफर सुनकर मनु की मुराद ही मानो पूरी हो गई हो, लेकिन एक डाउट भी था। मनु ने लेई से पूछ भी लिया कि वो एक ऐसे आदमी को ये जिम्मेदारी क्यों देना चाहते हैं जिसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही ना हो। मनु के इस सवाल पर लेई ने कहा कि उन्हें एक ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो बिजनेस में स्मार्ट हो, जैसे ई मार्केट की समझ हो और इंडियन मार्केट की भी अच्छी तरह से उसे समझ हो, पूरे मार्केट से अच्छे से वाकिफ हो। यह जवाब सुनते ही मनु का कॉन्फिडेंस हाई हो गया। फिर क्या था, इसी के साथ मनु ने Xiaomi को इंडिया में लाने की तैयारी शुरू कर दी। अब तैयारी तो कर ली, लेकिन मनु डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार कितने फोन लेकर इंडिया आया जाए, 100, 500 या 1000। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि जिस ब्रांड के बारे में भारत में लोग जानते तक नहीं हैं और जिस मार्केट में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हो, वहां चाइना का ही एक फोन बेचा कैसे जाए, वो भी तब जब मार्केट में बजट और प्रीमियम दोनों ही सेगमेंट में सैमसंग, एप्पल, वीवो, नोकिया जैसे ब्रांड्स अच्छा खासा कमांड कर रखे हों। सवाल तो था, पर यहां मनु ने अपनी गट फीलिंग की मानी। उन्होंने Xiaomi का फेसबुक पेज खोला, देखा कि वहां Xiaomi के 10,000 फॉलोअर्स हैं। मनु को लगा कि कम से कम ये 10,000 लोग तो फोन खरीद ही लेंगे। सो 10,000 फोन लेकर मनु आते हैं इंडिया, लेकिन इन्हें ऑफलाइन स्टोर्स पर नहीं डालते, क्योंकि इस टाइम तक Xiaomi कॉस्ट कम करने के लिए अपनी फोन ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन बेचती थी। मनु ने भी इंडिया में यही किया। अब यहां एक मजेदार किस्सा और है। मनु को Xiaomi इंडिया का हेड तो बना दिया गया था, लेकिन इंडिया में Xiaomi का मनु के अलावा ना तो कोई दूसरा एम्प्लॉय था और ना ही कोई ऑफिस। मनु सबसे पहले एक कॉफी हाउस से Xiaomi की बिजनेस मीटिंग शुरू करते हैं, लेकिन यह सस्टेनेबल नहीं था, तो फिर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया गया, 5 बाई 10 का। यही छोटा सा कमरा MI का पहला ऑफिस बना। 5 बाई 10 मतलब अमूमन हमारे आपके घर में इतने बड़े वॉशरूम हुआ करते हैं। इस ऑफिस को MI इंडिया के हेड मनु ही सुबह खोलते थे, बंद करते थे, मीटिंग के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए चाय कॉफी बनाते थे, साफ सफाई करते थे और काम भी करते थे। साल 2014 की शुरुआत में जब मनु ये सब कुछ प्लान कर रहे थे, तब इंडिया में स्मार्टफोन का 94% मार्केट ऑफलाइन था। केवल 6% फोन ही ऑनलाइन मिलते थे, जो Xiaomi की चाइना वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बिल्कुल अलग थी। इसी बीच Xiaomi ने अपना MI 3 मॉडल लॉन्च किया। इसे ग्लोबली बेचने की तैयारी भी की गई, लेकिन बिजनेस मीटिंग में मनु को कहा गया कि इंडिया में इसे कोई नहीं खरीदने वाला, क्योंकि कोई भी फोन तब बिकता है जब मार्केट में उसका खूब प्रचार हो, उसके फीचर्स और उसके प्राइस को लेकर लोग एक्साइटेड हो। लेकिन MI उन दिनों ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी।
उल्टा भारतीय बाजारों में नई कंपनी होने के चलते उसे कोई जानता तक नहीं था। खैर, तैयारियां पूरी हुई और फिर जुलाई 2014 में Mi 3 को फ्लिपकार्ट के फ्लैश सेल में डाला गया। और जानते हैं क्या हुआ? इतने ज्यादा यूजर्स ने साइट पर अप्रोच कर दिया कि साइट ही क्रैश हो गई। बाद में पता चला कि टेक एंथुसियास्ट जो MIUI का इस्तेमाल कर रहे थे वो Xiaomi के फोन के फीचर्स से काफी इंप्रेस्ड थे और कम दाम में उसे आजमाना भी चाहते थे। अब क्योंकि ये वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिन्हें बाकी लोग भी फॉलो करते हैं, तो लोगों को ये भरोसा होने लगा कि अगर टेक एंथुसियास्ट इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। ये बिल्कुल किसी स्टार से ऐड कराने जैसा था, लेकिन इसके लिए Xiaomi ने कोई ऐड नहीं किया। ये काम लोगों ने खुद ही किया, क्योंकि वो सब कुछ 10 से 15 हजार रुपए में ही मिल रहा था लोगों को, जो दूसरे ब्रांड 25 से 30 हजार रुपए या उससे भी ज्यादा दाम में दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है, कम दाम में अच्छी चीज अगर मिले तो इसकी ओरल एडवर्टीजमेंट, मुंह से मुंह जो हम बोलते हैं प्रमोशन, वो होती ही और हुई भी। लो बजट हाई फीचर्स, गेमिंग फोन्स और प्रीमियम लुक, अच्छी डिस्प्ले के साथ महंगे फोन में आने वाले प्रोसेसर और बेहतरीन साउंड क्वालिटी, इन सब फीचर्स को Xiaomi ने अपने फोन में देना शुरू किया। ये सब फीचर ने इंडिया में Xiaomi का अच्छा कस्टमर बेस भी बनाया। कैमरे में ब्यूटिफिकेशन वाले फीचर्स ने भी Xiaomi की एक अलग पहचान बनाई। इसके लिए Xiaomi ने एक खास काम भी किया था। फिनलैंड में अपना एक कैमरा लैब सेटअप किया, उसी शहर में जहां नोकिया ने अपना लैब बनाया था। नोकिया उन दिनों एक अच्छे खासे कैमरा फोन के तौर पर जाना जाता था और ऐसा करने से ऑफ कोर्स Xiaomi को खूब फायदा हुआ। रिपोर्ट्स आई कि शुरू के 10,000 यूनिट्स तो आसानी से बिके ही, उसके बाद के फ्लैश सेल में भी महज कुछ ही सेकंड में Mi 3 के 15,000 मॉडल्स बिक गए। साथ ही करीब 1.5 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। इंडिया में आते ही Xiaomi ने शुरुआत में हर महीने करीब 10,000 फोन बेचे, जो आगे चलकर हर क्वार्टर में करोड़ों से भी ऊपर चले गए। साल 2016 के खत्म होते होते Xiaomi की रेवेन्यू 700% बढ़ गई। साल 2017 के शुरुआत में Xiaomi ने इंडियन मार्केट में 23.5% का शेयर लेकर सैमसंग की बराबरी की और फिर 2018 में मार्केट में सैमसंग को पछाड़कर Xiaomi नंबर 1 की पोजीशन पर आ गई। 2018 में Xiaomi का मार्केट शेयर 29% का था, जबकि दूसरे नंबर पर सैमसंग थी, जो 1-2 नहीं बल्कि 11% से पिछड़कर 18% के मार्केट शेयर पर थी। स्टैट्स बताते हैं कि बीते 10 साल में Xiaomi ने इंडिया में करीब 25 करोड़ मोबाइल शिप किए। हालांकि Xiaomi के ज्यादातर फोन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर और असेंबल होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स चाइना से ही आते हैं। खैर, ऑनलाइन बिजनेस करके Xiaomi ने मार्केट में ऐसी हाइप बना ली थी कि लोकल रिटेलर शॉप पर भी कस्टमर इसकी डिमांड करने लगे थे। माने ऑफलाइन दुकानें जहां पर मोबाइल बिकते हैं, लोग वहां जाकर भी Xiaomi मांगने लगे। लेकिन Xiaomi तो ऑफलाइन बेचती नहीं थी। अपने कस्टमर्स के लिए कुछ दिनों तक कई रिटेलर्स ने इसे ऑनलाइन खरीदा और फिर ऑफलाइन बेचना शुरू किया, ताकि जो कस्टमर उनके पास आ रहे हैं उन्हें खाली हाथ न जाना पड़े। साल 2015 में चाइना में अपना पहला ऑफलाइन स्टोर खोलने के 2 साल के बाद Xiaomi ने तय किया कि वो अब इंडिया में भी अपने ऑफलाइन स्टोर्स खोलेगी। लगातार मांग बढ़ रही थी। इसके बाद 11 मई 2017 को बेंगलोर के फॉनिक्स मार्केट सिटी मॉल में Xiaomi का पहला स्टोर खुलता है। लेकिन सुर्खियां तो तब बनी जब अक्टूबर 2018 में Xiaomi ने पूरे देश में एक साथ 500 स्टोर्स खोले और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये काम भी Xiaomi की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी साबित हुई। ऑफलाइन मार्केट में आते ही Xiaomi ने यहां भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अकेले 52% का ऑनलाइन मार्केट कैप्चर किया, जबकि बचे हुए 48% में दुनिया भर के दूसरे ब्रांड जैसे सैमसंग, मोटोरोला, एप्पल, सोनी, वीवो वगैरह वगैरह थे। Xiaomi के लिए सब कुछ तब तक ही अच्छा था जब तक कोरोना वायरस नहीं आया था। पोस्ट कोविड और गलवान क्लैश से एंटी चाइना सेंटिमेंट्स ने इंडिया में Xiaomi के बाजार को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि एंटी चाइना सेंटिमेंट्स ही Xiaomi के डाउनफॉल का कारण बना। ट्रेंड्स को ना पकड़ पाना, दूसरे ब्रांड्स का मिड रेंज फोन लाना और अपने कंफर्ट जोन माने कम प्राइस में हाई फीचर देने वाले जोन से Xiaomi का निकलकर
प्रीमियम फोन की कैटेगरी में जाना, ये सब कारण थे जिनकी वजह से Xiaomi का बाजार धीरे धीरे गिरने लगा। अब डाउनफॉल के कारणों को थोड़ा डिटेल में बताएं तो साल 2020 में भारत चीन सीमा विवाद यानी गलवान क्लैश के बाद भारत में बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट मूवमेंट तेज हो गया। Xiaomi एक चीनी कंपनी है, इसलिए इसका प्रभाव Xiaomi पर भी पड़ा। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो कि Xiaomi के लिए आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन गया। यह केस था क्या? दरअसल अमेरिका की टेक कंपनी है इंटर डिजिटल। ये मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली खास तकनीकों SEPs यानी स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स की मालिक है। ये होता क्या है? देखिए, जब दुनिया भर की कंपनियां किसी तकनीकी स्टैंडर्ड पर एक साथ काम करती हैं, मसलन 4G, 5G, वाईफाई या ब्लूटूथ ETC, ऐसे स्टैंडर्ड्स में कुछ कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं कोर टेक्नोलॉजीज पर कुछ कंपनियों ने पेटेंट ले रखा है। अब क्योंकि ये तकनीकें उस स्टैंडर्ड का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स कहा जाता है। इंटर डिजिटल भी ऐसी ही SEPs की पेटेंट ओनर है। ये दूसरी कंपनीज को अपने टेक्नोलॉजीज देती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर लाइसेंस भी लेती है, यानी पैसे भी लेती है। इसी इंटर डिजिटल ने जुलाई 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में Xiaomi पर केस किया कि वो उनकी तकनीक बिना सही लाइसेंस के इस्तेमाल कर रही है। इंटर डिजिटल का आरोप था कि Xiaomi ने उसके 3G और 4G वाले कुछ स्टैंडर्ड एसेंशियल्स पेटेंट का उल्लंघन किया है। इंटर डिजिटल चाहती थी कि Xiaomi के खिलाफ इंजेक्शन माने SEPs के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश मिले और तब तक जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। लेकिन Xiaomi भी इसके लिए तैयार बैठी थी। इंटर डिजिटल के दिल्ली में किए गए केस से पहले ही Xiaomi ने चुपचाप चीन के वुहान कोर्ट में एक केस डाल दिया, जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा कि इंटर डिजिटल को भारत में केस नहीं करने दिया जाए। इसके बाद 4 अगस्त 2020 को Xiaomi ने वुहान कोर्ट में एक एंटी सूट इंजेक्शन की मांग की। एंटी सूट इंजेक्शन का मतलब होता है कि एक देश की कोर्ट किसी पार्टी को दूसरे देश की कोर्ट में केस करने से रोक देती है। Xiaomi के इस रिक्वेस्ट पर 23 सितंबर 2020 को वुहान कोर्ट में इंटर डिजिटल को भारत में केस जारी रखने से रोक दिया गया और कहा गया कि अगर वो भारत में केस जारी रखेगा तो उस पर रोजाना 1 मिलियन युआन यानी माने करीब 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद इंटर डिजिटल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एंटी इन्फोर्समेंट इंजेक्शन की मांग कर दी। अब ये क्या होता है? एंटी इन्फोर्समेंट इंजेक्शन का मतलब हुआ कि एक देश की कोर्ट कहती है कि किसी दूसरे देश के आदेश को अपने देश में लागू नहीं किया जाएगा। इंटर डिजिटल ने भी यही मांग की। खैर, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 3 मई 2021 को भारत का पहला एंटी इन्फोर्समेंट इंजेक्शन पास किया गया। जस्टिस हरिशंकर ने फैसला सुनाया कि वुहान कोर्ट के आदेश को भारत में लागू नहीं माना जाएगा। इंटर डिजिटल भारत में अपना केस जारी रख सकता है और अगर वुहान कोर्ट इंटर डिजिटल पर जुर्माना लगाता है तो Xiaomi को उतना ही पैसा दिल्ली हाई कोर्ट में जमा करना होगा ताकि इंटर डिजिटल को नुकसान न हो। अब इस कानूनी पेच के बीच ही 2020 में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से जुड़ी एक संस्था ने शिकायत दर्ज करा दी। CAIT यानी अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ भारत के रिटेलर्स और छोटे व्यापारियों का एक बड़ा संघ है। शिकायत का मुख्य आरोप था कि Amazon और Flipkart मिलकर बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों के साथ डील करते हैं, जिससे नए फोन सिर्फ ऑनलाइन ही लॉन्च होते हैं। इन एक्सक्लूसिव लॉन्च से न केवल छोटे ऑनलाइन सेलर्स प्रभावित हुए बल्कि फिजिकल दुकानदारों का भी नुकसान हुआ, ऐसा कहा गया। कोर्ट और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच चर्चा में आने के बाद दिसंबर 2021 में चीनी मोबाइल कंपनियों पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई। इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में Xiaomi, Oppo और OnePlus जैसी कंपनियों के दफ्तरों पर छापे मारे। इन कंपनियों के CEO से यानी मुख्य अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगा था और इसी बारे में छापेमारी भी की गई। इसी शक के चलते फरवरी 2022 में इनकम टैक्स विभाग ने Xiaomi के बैंक खातों में जमा $478 मिलियन माने करीब 3,700 करोड़ रुपयों को फ्रीज कर दिया। इनकम टैक्स के अलावा ईडी ने भी Xiaomi पर कार्रवाई की। 30 अप्रैल 2022 को ईडी ने घोषणा की कि उसने Xiaomi की भारतीय शाखा में जमा $725 मिलियन माने करीब
5,551 करोड़ 27 लाख रुपयों की राशि को फ्रीज कर दिया। ईडी ने Xiaomi पर आरोप भी लगाया कि कंपनी ने रॉयल्टी के नाम पर फर्जी तरीके से विदेशी कंपनियों को पैसे भेजे, जबकि असल में उन कंपनियों से कोई सर्विस ली भी नहीं गई थी। ईडी ने अपनी जांच में माना कि कंपनी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद से ही यह मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट में चल रहे मामले के बीच ही जनवरी 2023 में Xiaomi के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट और भारत में ब्रांड के मेन फेस मनु कुमार जैन ने अपना रास्ता कंपनी से अलग कर लिया। लीगल बैटल्स के चलते मनु ने अपना इस्तीफा दे दिया। पेटेंट की लड़ाई से शुरू हुई जंग अब कानूनी कार्रवाइयों के बीच उलझ कर रह गई थी। इन सब से न केवल कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ा, बल्कि कंज्यूमर्स के बीच इसकी इमेज भी खराब हुई और इसके साथ ही साथ एंटी चाइना सेंटिमेंट्स और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गया। अब लीगल लफड़ों के अलावा अपने प्रोडक्ट पर इनोवेशन न करना भी Xiaomi के डाउनफॉल का कारण बना। साल 2010 के दशक में स्मार्टफोन्स में रिवॉल्यूशन लाने वाली Xiaomi 2020 के दशक में कमजोर पड़ने लगी। Xiaomi की Red Mi और Mi सीरीज पहले अच्छे प्रोसेसर और दमदार फीचर्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2021 के बाद कंपनी ने ज्यादा इनोवेशन नहीं किया। Xiaomi के ही सब ब्रांड पोको और BBK ग्रुप के Vivo का सब ब्रांड iQOO भी कम प्राइस में बेहतर स्पेसिफिकेशंस देने लगे थे। 2023 में जब 5G फोन्स का दौर शुरू हुआ, तब Samsung, Motorola, OnePlus और Oppo जैसे ब्रांड्स बहुत जल्द ही 5G फीचर्स को अपने फोन में देने लगे, लेकिन Xiaomi ने इसमें थोड़ी देरी कर दी। सही समय पर अच्छे 5G फोन्स लॉन्च नहीं किए गए, जिसकी वजह से इनके कस्टमर शिफ्ट होने लगे। Xiaomi ने हमेशा 10 से 15 हजार के स्मार्टफोन सेगमेंट में फोकस किया था, लेकिन प्रोफेशनल और प्रीमियम यूजर्स को पकड़ा नहीं। इसका फायदा मिला OnePlus, Samsung और Apple को, जिन्होंने इस सेगमेंट में अपना कब्जा बनाए रखा। अब ऐसा नहीं कि Xiaomi ने प्रीमियम फोन्स बनाए ही नहीं, 35 से 40 हजार, इनसे भी ऊपर 60 हजार तक के फोन्स Xiaomi ने मार्केट में पेश किए। लेकिन इस सेगमेंट के जो कस्टमर्स होते हैं वो फीचर से ज्यादा ब्रांड पर जाते हैं। उन्हें महंगे फोन फीचर के साथ साथ लग्जरी के लिए चाहिए होती है, जो कि Mi के साथ नहीं थी। Mi भले ही प्रीमियम फोन ले आए, लेकिन लोग इसे एक सस्ता ब्रांड ही समझते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम कस्टमर वैसे ही थे। पहले Xiaomi की यूएसपी थी कि वो कम कीमत में बेहतरीन फोन देती थी, लेकिन अब इसकी कीमतें बढ़ गई और स्पेसिफिकेशंस कम हो गए। 25 से 30 हजार के रेंज में Samsung और iQOO जैसे ब्रांड्स बेहतर ऑप्शन देने लगे। पोको, iQ और Realme ने Xiaomi के पुराने यूएसपी को ही अपनाया और इसे अपनाकर Xiaomi को ही पिछाड़ दिया। Xiaomi के डाउनफॉल का एक बड़ा कारण इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी माना गया। शुरू से ही ऑनलाइन फ्लैश सेल्स में अपना प्रोडक्ट बेचने वाली Xiaomi ने भले ही ऑफलाइन स्टोर्स खोल दिए, लेकिन तब भी ऑफलाइन मार्केट के इस सेगमेंट पर Oppo, Vivo और Samsung का ही डोमिनेंस रहा। इन ब्रांड्स ने रिटेल स्टोर्स में ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिसका फायदा भी उन्हें मिला, क्योंकि आज भी ज्यादातर लोग फोन को हाथ में लेकर, उसके लुक को देखकर, उसके फीचर्स को देख और समझकर ही उसे खरीदते हैं। Mi ने फोन्स के अलावा दूसरे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, ईयरफोन्स, हाउस होल्ड गैजेट्स, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तक बनाए और खूब बेचे। साल 2021 में Xiaomi ने कार्स बनाने का भी ऐलान किया, और ना केवल ऐलान किया बल्कि SU7 और YU7 जैसी गाड़ियां लॉन्च भी की। इसमें भी Xiaomi का तिलिस्म कैसे काम किया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब जून 2025 में कंपनी ने YU7 लॉन्च किया तो 1 घंटे के अंदर ही 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स बुक कर लिए गए। अपनी प्रोडक्ट वेरिएशन को दिखाने के लिए Xiaomi ने अपने हेडक्वार्टर्स में कस्टमर्स के लिए Mi होम्स बनाने शुरू किए। ये कोई होटल नहीं, बल्कि Xiaomi के अलग अलग प्रोडक्ट से लोडेड एक डिस्प्ले होम होता है, जहां हर वो चीज रखी जाती है जो Xiaomi बनाती है। मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने से शुरू हुई कंपनी अब हर वो चीज बनाने लगी जो एक स्मार्ट होम में इस्तेमाल होते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई सारे प्रोडक्ट्स लाने की वजह से ही Xiaomi का फोकस स्मार्टफोन की यूएसपी से डाइवर्ट हुआ और इसका अंतर भी दिखा। Xiaomi के साथ एक और दिक्कत हमेशा से रही, भले ही इसकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही, लेकिन इसी स्ट्रैटेजी को कॉपीड का भी टैग मिला।
जिस स्टीव जॉब्स से इन्फ्लुएंस होकर लेई जुन ने शाओमी की शुरुआत की, उसी लेई जुन को स्टीव जॉब्स ऑफ चाइना कहा जाने लगा। यहां तक कि शाओमी को एप्पल ऑफ चाइना का भी तमगा दे दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेई जुन नॉक ऑफ मार्केट को काफी अच्छे से समझते थे। वो जानते थे कि बड़े ब्रांड्स जैसे एप्पल या सैमसंग कोई नया डिजाइन या नया फीचर या नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो लोग उसे कम पैसों में जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन यूजुअली चाइनीज ब्रांड इन कॉपी प्रोडक्ट पर क्वालिटी नहीं दे पाते थे। ऐसे में शाओमी ने ऐसे कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो हूबहू बड़े ब्रांड्स खासकर एप्पल के जैसे थे, लेकिन उनकी क्वालिटी बाकी के चाइनीज ब्रांड से काफी बेहतर थी, हालांकि ओरिजिनल से कम थी। अब ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे, इस पर भी नजर मारिए। साल 2018 में जब एप्पल ने अपना फ्रंट नॉच और रियर कैमरा सेटअप वाला आईफोन X मार्केट में उतारा तो शाओमी ने भी अपना Mi 8 उसी वक्त लॉन्च किया। ऐसा ही आईपैड के साथ भी हुआ। एप्पल के आईपैड के जैसे ही शाओमी ने Mi पैड लॉन्च कर दिया। एप्पल के एयरपॉड्स के जैसे ही शाओमी ने अपना एयर डॉट्स भी निकाला। शाओमी के इंटरफेस भी iOS के जैसे ही दिखने लगे थे। प्रोडक्ट से अलग शाओमी ने जब अपने ऑफलाइन स्टोर्स खोले तो वो भी बिल्कुल एप्पल स्टोर्स जैसे ही थे। वैसे ही स्पेसिंग, वैसे ही प्रोडक्ट प्लेसिंग, वैसे ही डिस्प्ले और वैसे ही कलर्स और फर्नीचर्स। इनके अलावा इनके कुछ प्रोडक्ट्स और स्टोर्स एप्पल की कार्बन कॉपी लगते थे। इन सब को देखते हुए एप्पल के चीफ डिजाइनर जॉनी आइव ने एक बार तो ये तक कह दिया था कि भले ही लेई स्टीव जॉब्स को अपना आइडल मानते हों, लेकिन उनकी ये हरकतें फ्लैटरी नहीं बल्कि चोरी मानी जाएंगी। रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती है कि शाओमी के इसी नॉक ऑफ मार्केट की वजह से यूएसए में शाओमी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में दिक्कत हुई, क्योंकि वहां प्रोडक्ट्स के पेटेंट रूल इतने सख्त हैं कि शाओमी के लिए मुश्किलें हो सकती थी। इस बात का भी असर शाओमी के बिजनेस पर खूब पड़ा। साल 2017 से 21 तक शाओमी भारत में नंबर 1 ब्रांड रही, लेकिन 2022 के बाद सैमसंग और वीवो ने इसे पीछे छोड़ दिया। 2022 में सैमसंग, एप्पल और वीवो के बाद 14% का मार्केट शेयर रखते हुए चौथे पायदान पर शाओमी पाया गया। कभी 30% का मार्केट शेयर रखने वाला शाओमी अब गिरकर 14-15% के मार्केट शेयर तक सिमट गया था। 2022 में ही शाओमी को विरोध के चलते अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी बंद करने पड़े थे, जिससे सेल्स में गिरावट आई। ईवीज और दूसरे इलेक्ट्रिकल आइटम्स लाकर भले ही शाओमी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई हो, लेकिन जिस स्मार्टफोन बिजनेस से शाओमी ने अपना तिलिस्म बनाया था वो अब काफी हद तक टूट चुका है। हालांकि साल 2023 के बाद शाओमी ने एक और बड़ा कदम उठाया और HyperOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जिसने आगे चलकर MIUI को रिप्लेस किया। आज के दौर में भी शाओमी सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ नए नए मॉडल्स में खूब सारे फीचर्स देकर यूजर को वापस लाना चाहती है, लेकिन मार्केट में अब इसका वो जलवा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे। साथ ही आपसे ये भी दरखास्त करेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कभी शाओमी का कोई फ़ोन इस्तेमाल किया है नहीं, और अगर किया था तो क्या सोचकर किया था, और अगर अब नहीं कर रहे हैं तो क्या सोचकर करते थे। वो वाली बात भी ज़रूर बताइएगा कि शाओमी को आप किस नाम से बुलाते थे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद की है अयान ने। आप देखते रहिए खबरगांव।